सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा हिंदी प्रवक्ता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के पद्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है की व्याख्या लेकर आई हूँ। व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको निराला जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर सन 1866 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने स्वाध्याय द्वारा अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का इनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से परिपूर्ण था। क्योंकि इनके परिवार के प्रियजनों की असामयिक मृत्यु ने इनके दिल को तोड़ दिया। आजीवन संघर्ष करते हुए सन 1961 ईस्वी को इस महान विभूति का निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: गीतिका, परिमल, अनामिका, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता आदि। विद्रोही प्रवृत्ति के तो थे ही, तभी तो इन्हें निराला की उपाधि मिली थी। वो प्रभाव इनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में जहाँ एक ओर दार्शनिकता, प्रकृति का स्वरूप, उसका विराट स्वरूप, क्रांति आदि के दर्शन होते हैं। यही उत्साह जो इनके द्वारा लिखा गया एक आह्वान गीत है, क्रांतिक भावना से परिपूर्ण है। तो अब हम शुरू करते हैं उत्साह कविता की पृष्ठभूमि। तो कविता का सार यानी कि व्याख्या से पूर्व हम कविता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, उत्साह कविता निराला जी ने बादलों को संबोधित करते हुए लिखी है। अर्थात उत्साह कविता में निराला जी बादलों को पुकार रहे हैं। पुकारना यानी आह्वान करना, बुलाना। तो ये बादलों को संबोधित कविता है और बादल निराला जी का प्रिय विषय रहे हैं। कवि ने बादलों के माध्यम से समाज में नई चेतना और धरती पर नव जीवन लाने का प्रयास किया है। बादलों को एक और प्यास से व्याकुल पीड़ित व्यक्तियों को प्यास तृप्त करने वाला, उन्हें ठंडक प्रदान करने वाला, उन्हें राहत पहुंचाने वाला बताया है। तो वहीं दूसरी ओर बादलों को क्या कहा है? नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति का रूप माना है। कवि अपने इस आह्वान गीत में बादलों को गरज गरज कर बरसने के लिए कह रहे हैं। कवि ने अपनी इस कविता में सुंदर काले बादलों को एक अबोध बालक की कल्पना के समान बताया है। इसलिए अपनी इस कविता में बादलों को प्रतीक बनाकर क्रांति का आह्वान किया है, ताकि यह धरती, यह धरा समतामूलक बन सके। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यही इस कविता में बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम कविता की व्याख्या की ओर। ध्यान दीजिएगा। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। ये है प्रथम पद्यांश। ध्यान दीजिएगा कठिन शब्दों की ओर। धराधर यानी कि बादल, ललित यानी सुंदर, काले घुंघराले। आगे है विद्युत छवि यानी कि बिजली की चमक, उर यानी हृदय, नूतन यानी कि नया
या नवीन। अब ध्यान दीजिएगा व्याख्या की ओर। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। कवि कह रहे हैं बादलों को संबोधित करते हुए, आह्वान गीत है और बादलों को संबोधित कर रहे हैं, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, और इस गगन को, गगन यानी इस आकाश को चारों ओर से घेर लो। धराधर ओ बादल, अर्थात चारों ओर इस आकाश में फैल जाओ, इस आकाश को घेर लो और धड़ाधड़ बरसो। ललित ललित, सुंदर सुंदर, काले घुंघराले। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? काले, सुंदर, कोमल, घुंघराले बालों जैसा है। बाल कल्पना, और साथ ही कैसे हो तुम? बाल कल्पना, एक अबोध बालक की कल्पना के जैसे हो, कल्पना के समान हो। विद्युत छवि उर्मे, उर यानी हृदय, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक यानी कि बिजली तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, रहती है। ठीक उसी प्रकार कवि नवजीवन वाले, कवि के हृदय में नई कल्पनाएं, नए अंकुर जन्म लेते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा हुआ है, अर्थात तुम्हारे अंदर वज्रपात करने की क्षमता है, शक्ति है। इसीलिए तुम अपनी शक्ति से क्या करो? धरती के गर्भ को नए अंकुरों से भर दो। हे बादल तुम गरजो और गरज गरज कर बरसने लगो, अर्थात इस धरती के प्यासे, गर्मी से व्याकुल लोगों की पीड़ा को राहत प्रदान करो, उन्हें शांति प्रदान करो, अर्थात उनके अंदर नवजीवन भर दो, नई प्रेरणा का विकास करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। बच्चों, अगर आपसे भाव सौंदर्य पूछा गया तो आपको क्या करना है? इस पद्यांश की व्याख्या उसके अंदर लिखनी है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए। घेर घेर घोर, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। शाबाश, ये तो एक वर्ण था। अब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो क्या बन जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वेरी गुड। और यही चीज नीचे आ गई ना, ललित ललित, तो इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शाबाश। आगे देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले, कैसे के समान, किसके समान बताया गया है? अबोध बालक की कल्पना के समान, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? उपमा अलंकार। शाबाश। बादल गरजो, बादलों का मानवीयकरण किया गया है तो सीधा साधा है मानवीयकरण अलंकार। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली। वीर रस की प्रधानता है, ओज गुण है, तत्सम शब्दों की प्रधानता है और साथ ही भाषा में गेयता का गुण विद्यमान है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उत्साह कविता का पहला पद्यांश, उसकी व्याख्या और उसका काव्य सौंदर्य। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। तो अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा पद्यांश। ध्यान दीजिएगा। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ध्यान दीजिएगा कठिन शब्दों की ओर। विकल विकल, विकल यानी व्याकुल। उन्मन, उन्मन से अभिप्राय है उदास।
निदाद यानी गर्मी का ताप। ठीक है, ये है कुछ कठिन शब्द। अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। क्या कह रहा है कवि? कवि बादलों को कहता है कि हे बादल, गर्मी के कारण संसार के प्राणी बहुत व्याकुल और बेचैन हो रहे हैं। उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, वे बहुत व्याकुल हैं, बहुत उदास हैं, कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी के ताप से अर्थात गर्मी की वजह से सभी लोगों का बुरा हाल है, वो बहुत परेशान है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि जब ये आह्वान गीत गा रहा होता है तभी अचानक किसी अज्ञात दिशा से अनंत, अनंत यानी बादल, चारों ओर छा जाते हैं। और फिर कवि क्या कहता है? तब कवि कहता है कि हे बादल, तुम बरसो और बरस बरस कर अपनी इस तप्त धरा को, जो ये गर्मी से तपी हुई धरती है, इसको शीतल कर दो, इसको पानी से भर दो, अर्थात इसकी गर्भ को शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम गरजो। अब इसके काव्य सौंदर्य की ओर ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम विकल विकल क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शाबाश। आए अज्ञात, एवं की आवृत्ति होगी ना, तो अनुप्रास अलंकार। इसके पश्चात बादल गरजो, बादल का मानवीकरण है तो मानवीकरण अलंकार। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, ओज गुण विद्यमान है, वीर रस का प्रभाव देखा जा सकता है और तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये हमने किया उत्साह कविता की व्याख्या। अब हम बढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है। पहले की थी उत्साह, अब हम कर रहे हैं अट नहीं रही है। यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है। इस कविता की व्याख्या करने से पूर्व मैं इस कविता का भी सार अर्थात इसकी पृष्ठभूमि से आपको अवगत करा देती हूं। ध्यान दीजिएगा। निराला जी ने अपनी इस कविता में फागुन मास की सुंदरता का बहुत ही मनोरम, बहुत ज्यादा मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। बसंत ऋतु के फागुन मास में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। बसंत ऋतु में पेड़ पौधे किससे, फूल और पत्तियों से भरे हुए होते हैं। सारी प्रकृति ऐसा लगता है जैसे अपनी सुंदरता उमेड़ रही है, सुंदरता फूट रही है। पूरा वातावरण किससे, सुंदरता से, मादकता से, सुगंध से भर जाता है। प्रकृति के होने वाले इस तरह तरह की परिवर्तन, बदलाव का प्रभाव मानव हृदय पर भी पड़ता है, जिससे नई नई कल्पनाएं मानव के हृदय में जन्म लेती हैं। अर्थात कवि ने पहला तो इस कविता में फागुन का मानवीकरण किया है और फागुन मास में जहां एक और वन, उपवन, बाग बगीचे अपने पूरे आकर्षण को लिए हुए होते हैं, वहीं रंगों भरा त्योहार होली इसी मास में आता है। अब हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो शुरू करते हैं। प्रथम पद्यांश अट नहीं रही है। ध्यान दीजिएगा। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। देखिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। यानी कि फागुन का मौसम है और फागुन की सुंदरता पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। आभा यानी सुंदरता। बीच बीच में कठिन शब्दों के अर्थ बताती जाऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है, अटना यानी समाना। आभा फागुन की तन, आभा यानी सुंदरता। फागुन की सुंदरता पूरे वातावरण में समा नहीं रही है। क्या हो गया है? प्रकृति का कण कण इतना सुंदर वातावरण से भर गया, अर्थात प्रकृति का कण कण इसकी सुंदरता से भर गया है। बसंत के आगमन पर नए पौधे, नए पेड़ और उनके ऊपर नई नई कोपले, नए नए पत्ते फूलों से भर जाते हैं। सारा वातावरण सुगंधमय हो जाता है और जब हवा चलती है तो फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। ऐसा लगता है मानो कहीं सांस लेते हो। क्या? फागुन कहीं सांस ले रहा है और वातावरण को महका रहा है। घर घर भर देते हो, वातावरण को महका रहा है। प्रकृति कि इस सुंदरता को देखकर उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मानव हृदय भी प्रसन्नता से भर जाता है और विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने लगता है। अर्थात फागुन की मादकता मनुष्य को आकाश में उड़ने के लिए कल्पना रूपी पंख प्रदान करती है। पर यानी पर कर देती हो। पंख, पर का अभिप्राय यहाँ किससे है? पंखों से। नभ यानी आकाश। कहने का अभिप्राय है कि फागुन की सुंदरता, फागुन की मादकता मनुष्य को आकाश में उड़ने के लिए कल्पना के पंख प्रदान करती है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। क्या कहता है कवि? कवि बसंत की सुंदरता पर इतना मोहित हो जाता है, इतना वशीभूत हो जाता है उसकी सुंदरता के प्रति कि आंख हटाना चाहे तो भी हटा नहीं पा रहा है। इसलिए कवि क्या कहता है कि आंख हटाना चाहूं तो भी नहीं हटा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कि पत्तों से रंग बिरंगे, कैसे पत्तों से? रंग बिरंगे पत्तों से लदी हुई भरी हुई डाल कहीं हरी है तो कहीं लाल है, अर्थात कहीं हरे रंग के तो कहीं लाल रंग के पुष्प, हरी रंग की पत्तियां और लाल रंग के पुष्प खिले हुए हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। क्या कहता है कवि? कह रहा है कि पेड़ों की पत्तियां कैसी हैं? रंग बिरंगे पत्तों से भरी हुई हैं। भीनी भीनी सुगंध फूलों की माला गले में पड़ी हुई है। भीनी भीनी सुगंध की पुष्पमाला गले में पड़ी हुई है। अर्थात कवि के अनुसार पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी हुई है कि अब इस धरा पर समा नहीं रही है। अर्थात बसंत ऋतु की मादकता, मनमोहकता, उसकी सुंदरता मनुष्य की आंखों में समा नहीं पा रही है। ये थी इसकी व्याख्या। अब बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि प्रकृति की सुंदर आभा या सुंदर छटा को मुखरित किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। दूसरा, अतुकांत पद का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अब हम क्या करेंगे? घर घर यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
पाठ पाठ फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, फागुन का मानवीयकरण किया गया है। तो बच्चों, आज हमने छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह, जिसमें बादलों को क्रांति के रूप में प्रदर्शित किया गया। दूसरी, अट नहीं रही है, जिसमें फागुन की सुंदरता का, फागुन में जब बसंत ऋतु की सुंदरता का बहुत ही मनमोहक और सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ किया है। इसके साथ अब हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर भी ध्यान देते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है हमारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? उत्साह और अट नहीं रही है। या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी गुड। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ? शाबाश। कवि परिचय के समय मैंने आपको बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे? रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। शाबाश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? मैंने आपको बताया था, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। उनका निधन कब हुआ? सन 1961 ईस्वी में। शाबाश। उत्साह कविता क्या है? एक आह्वान गीत है। क्या है? आह्वान गीत है। उत्साह कविता में क्रांति का दूत किसे बताया है? किसे? बादलों को। प्यास से व्याकुल कौन है? बताइए। धरती के जन, धरती के मनुष्य। और धरती के गर्भ में क्या पल रहा है? नए नए अंकुर। शाबाश। और किसके बरसने से धरती को शीतलता मिलेगी? बादलों के। बादलों के हृदय में क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? विद्युत छवि, यानी कि बिजली की चमक। और कवि के हृदय में क्या छुपा हुआ है? नई कल्पनाएं, नई चेतनाएं, नई कविता। शाबाश। अट नहीं रही है, अट से क्या अभिप्राय है? अट से क्या अभिप्राय है? समाना। शाबाश। घर घर भर देते हो, कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वेरी गुड। कवि ने अट नहीं रही कविता में फागुन का क्या किया है? मानवीयकरण। शाबाश। फागुन में कौन सा त्योहार आता है? होली। बहुत अच्छा। तो बच्चों, आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही की व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न किए। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।